हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। यहाँ पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें यहाँ पढ़नी रहती हैं और कुछ डिफरेंस भी यहाँ देखने को मिलता है केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो आपको आगे चल के भी जब आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काम आने वाली है। तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है केमिस्ट्री का और आपको इसके सभी कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो डिफरेंस होता है, सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करती हुई बाउंड्री और कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं उस बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम बेसिकली हम लोग तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन, जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। एक होता है क्लोज, जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता। एक होता है आइसोलेटेड, जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते हैं। क्लोज सिस्टम बहुत बार लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया जिसके वॉल्स इंसुलेटिंग नहीं है, मतलब कंडक्ट कर सकते हैं हीट। हमने उस कंटेनर को ऊपर से इस तरह एक प्लेट रखकर या फिर किसी भी चीज को रखकर बंद कर दिया, तो अब यहां से कोई भी मैटर बाहर नहीं जा सकता और कोई भी मैटर अंदर नहीं आ सकता, लेकिन हीट एक्सचेंज यहां पर अभी भी पॉसिबल है इस वॉल्स के थ्रू, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर कोई हीटिंग डिवाइस डाल दें तो उसके थ्रू भी ये कंटेनर के अंदर का मैटर को हम लोग हीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है लेकिन मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग देखें एनर्जी एक्सचेंज किस किस तरह से होता है। तो बेसिकली हीट और वर्क दो तरह से हो सकता है। हीट और वर्क में कभी कभी डिफरेंस लगा पाना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगी तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, मतलब सराउंडिंग और मैटर के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस होता होगा और उसमें कोई डिवाइस यूज होता होगा हीट के एक्सचेंज के लिए। आपने हीट एक्सचेंज के बारे में फिजिक्स में भी पढ़ा है कि कैसे रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन तरह से हीट का एक्सचेंज होता है। वो सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज आपको याद रखने का ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा जब भी हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगी तब। अगला है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती। इसके एग्जांपल्स होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर, डेंसिटी, मोलारिटी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, मोल्स। इनका डिफरेंस आप किस तरह से निकाल सकते हैं कि जितने भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉन एडिटिव होती हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एडिटिव होती हैं। इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, दोनों में ही 50 बार और 50 बार प्रेशर पर एक लिक्विड या एक गैस एग्जिस्ट कर रहा है। हमने एक बड़े कंटेनर में इन दोनों के मटेरियल्स को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या यहां का प्रेशर भी 50 बार रहेगा? ऐसा हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते। इसके साथ ही क्या यहां का प्रेशर 100 बार हो जाएगा, मतलब 50 और 50 ऐड होकर यहां 100 हो जाएंगे, यह भी कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन रहता कि यहां पर 100 ग्राम ऑफ अ मटेरियल है और यहां पर भी 100 ग्राम ऑफ अ मटेरियल है, जब हम लोग इन दोनों मटेरियल्स को मिक्स करेंगे तो हमें यहां पर 200 ग्राम ही मिलेगा। मतलब हमने इन दोनों 100 को जब ऐड किया तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो ही तीसरे कंटेनर की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में जब भी आपको करना हो तो। आगे हम लोग देखते हैं कुछ स्पेसिफिक जो प्रोसेसेस होती हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये चीज याद रखने वाली है कि यहां पर एक प्रॉपर्टी लगती है। आपने गैस लॉ जब पढ़ा होगा तो वहां पे आपने PV = nRT देखा होगा। तो हमारे पास N और R तो कांस्टेंट रहेंगे ही एक, अगर हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है तो। अगर हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया तो वहां पर PV का जो टर्म आएगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए P1V1 = P2V2 आप ऐसे सिचुएशंस में लगा सकते हैं। अगला है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होता। यहां पर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले लग जाते हैं, वो होते हैं
PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये याद रखना है आपको। केमिस्ट्री में आपको रियल गैसेस भी कुछ कुछ मिलेंगी, रियल गैसेस के केस में आपको ये चीज अप्लाई नहीं करनी है। आपको जब लिखा हुआ हो आइडियल गैस है और एडियाबेटिक प्रोसेस है या फिर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ही आपको इनफॉर्मली को यूज करना है। आगे हम लोग बढ़े, आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर P कांस्टेंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहां पर V मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोट्रोपिक हम लोग आगे चल के इंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। और आइसोथैल्पिक हम लोग आगे चल के इंथैल्पी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। आप याद करने की कोशिश करें कि कौन सा प्रोसेस किस चीज के किस टर्म के कांस्टेंट रहने से रिलेटेड होता है। आगे हम लोग देखें, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्वाजी स्टैटिक कंडीशंस अचीव हो जाते हैं। क्वाजी का मतलब होता है फॉल्स या फिर नकली, फेक, और स्टैटिक मतलब होता है कांस्टेंट या फिर चेंज न होने वाला। तो एक ऐसा प्रोसेस जो कि लगता है कि चेंज नहीं हो रहा है जहां पर, या फिर जो स्टैटिक दिखता है हमें, ऐसे प्रोसेसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जब भी हम लोग इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर को कंपेयर करते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस बहुत छोटा होता है। मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होता है। किसी भी स्टेट में, मतलब अगर हम लोग इनिशियल या फाइनल स्टेट की बात करें तो वहां पर ऐसा होता ही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होंगे। ये चीज याद रखने वाली इसीलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको इस जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करना होता है वर्क वगैरह निकालने के लिए। आगे हम लोग देखें, रिवर्सिबल प्रोसेस में PV कांस्टेंट नहीं रहता, PV टू द पावर गामा कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब हमने ये सारी जितनी कंडीशंस लिखी थी वो सभी रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं। आगे हम लोग देखें, इंटरनल एनर्जी U जिससे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सट्रिंसिक फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होने का मतलब ये है कि U जो है वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं कि उस इनिशियल से फाइनल कंडीशन में किस तरह लाया गया है। मान लीजिए हमारे पास एक ये पेन है, हम इस पेन को यहां से यहां ला रहे हैं। इस प्रोसेस में हम लोग कितना वर्क करते हैं या फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होती है, वो डिपेंड इस बात पर करता है कि इस दोनों पॉइंट के बीच का हाइट कितना है। ये चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ी है कि mgh से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पर भी सेम सी चीज़ है कि हम इस पेन को इस तरह से घुमा कर लाएं या फिर सीधा ले आए, बात बराबर ही होगी पोटेंशियल एनर्जी के केस में। यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी में भी वही चीज़ें होती हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, न कि इस बात पर कि किस तरह से हम लोग उस स्टेट को चेंज कराए हैं। आगे हम लोग देखें, वर्क डन जब हमें निकालना होता है तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कितना होता है, वो होता है माइनस P एक्सटर्नल डॉट dV। आपको ये एक नया डेफिनेशन हो सकता है लगे, जब हम लोग को भी वर्क डन निकालना होता है तो वो P dV के बराबर होता है, मतलब P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। आगे हम लोग देखें, वर्क ऑन सिस्टम, अगर कंप्रेशन हो रहा हो तो वहां पर वर्क पॉजिटिव माना जाता है, और अगर वर्क बाय सिस्टम मतलब एक्सपेंशन हो रहा हो तो वहां पर वर्क नेगेटिव लेते हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि जब हम लोग फिजिक्स में ये चीज लेते हैं तो इसका ठीक उल्टा होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम के द्वारा हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं तो यहां पर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा हो रहे वर्क को चुनते हैं। ये चीज समझने वाली है। आपको फिजिक्स में जब आप वर्क एनर्जी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर दिखा होगा कि जब भी अगर हम बाहर से इस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये कंप्रेस हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहां पर वर्क पॉजिटिव होगा। इसीलिए कंप्रेशन होते वक्त हमेशा वर्क पॉजिटिव होता है, जबकि एक्सपेंशन होने में फोर्स के ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, इसीलिए वर्क नेगेटिव होता है। ये चीजें आप अगर फिजिक्स से थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में। आगे हम लोग देखें आइसोथर्मल प्रोसेस पर थोड़ा डिटेल में। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हो रही हो तो -2.303 nRT log 10 V2/V1 होता है। -2.303 ऐसा कांस्टेंट है जो कि यूज किया जाता है नेचुरल लॉग
टू द पावर टू द बेस 10 बनाने में। मतलब अगर हमारे पास ये जो चीज़ें लिखी हुई है log 10 2.303, इसके बदले हम लोग ln v2/v1 भी लिख सकते हैं और इसके साथ हमें बस nRT लगाना होगा। हमें अगर इस ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, जिसमें हमारे log टेबल्स दिए रहते हैं एग्जाम हॉल में, तो उस केस में हम लोग को 2.303 की ज़रूरत है। वरना हम लोग के पास अगर कैलकुलेटर अवेलेबल है जो कि KVPI के एग्जाम में होगा आपके पास, तो वहां पर आपको इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नेचुरल लॉग में ही यूज कर लें इस फॉर्मूला को। आगे हम लोग देखें, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो यहां पर डायरेक्टली आपको एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। यहां पर P एक्सटर्नल कांस्टेंट माना जाता है जब भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही होती है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने जब रिवर्सिबल की बात की थी तो वहां पे हमने कहा था कि उस समय इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर होता है, लेकिन जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होता है तो इसका ठीक उल्टा होता है। एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा बराबर रहता है और इंटरनल प्रेशर कुछ भी रहे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है वर्क डन निकालते वक्त। आगे हम लोग बढ़े एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो यहां पर वर्क रिवर्सिबल होता है P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा माइनस 1। ये वही गामा है जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इस फॉर्मूला को याद कर लें। अगर हम लोग PV की वैल्यू nRT के बराबर डालें तो यहाँ पे हमें मिलेगा nR T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1 वर्क डन के बराबर होता है। आगे हम लोग देखें साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस के केस थोड़े इंटरेस्टिंग है, आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी साइकिल का शेप आपको दिख रहा है उस शेप का एरिया निकाल दें, और अगर क्लॉकवाइज में वो शेप मतलब वो प्रोसेस घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो वहां पर वर्क नेगेटिव होगा, जबकि एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर वर्क पॉजिटिव होगा। ये अगर आप याद रखते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस काफी जल्दी बन जाते हैं। आपको हो सकता है कभी इस ट्रेपीजियम के शेप का या फिर एक रेक्टेंगल के शेप का या फिर एक सर्कल के शेप का दे दिया जाए, तो वहां पर आप अगर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका काफी ज्यादा समय उसमें जा सकता है। तो आप याद रखें कि बस आपको इस शेप का एरिया निकालना है और क्लॉकवाइज होने पर नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होने पर पॉजिटिव रख देना है। आगे हम लोग देखें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वहां पर माइनस P डेल्टा V यूज होगा। और सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन वॉल्यूम 0 होता था, हमने पहले देखा था। तो अगर dV ही 0 है तो यहां पर वर्क एक्सटर्नल होगा ही नहीं। मतलब अगर किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम बदल नहीं रहा है तो वहां पर वर्क एक्सटर्नल जो होगा वो 0 होगा, और ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे हम लोग देखें वर्क, अगर हमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो वहां पर अगर एक्सपेंशन हो रहा हो तो वर्क डन हमें मैक्सिमम मिलता है रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हुए कि जब हम लोग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस देखे थे तो वहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता था, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में प्रेशर चेंज करता रहता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, तो वहां पर एक स्लैंटिंग कर्व बन जाती है। इससे होता क्या है कि इनिशियली मान लीजिए हमारा वॉल्यूम कम था और फाइनली हमारा वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने में रिवर्सिबल के अंडर जो एरिया आ रहा है वो बड़ा है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, इसीलिए जब भी एक्सपेंशन होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन हमेशा ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से। ये चीज आपको याद रखनी है। ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर, तो इसीलिए इस चीज को आप याद रख लें तो बेहतर होगा। सिमिलरली इरिवर्सिबल प्रोसेस जब भी कंप्रेशन हो रहा हो उस समय ज्यादा वर्क डन देता है। आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि फिर से यहाँ एक स्लैंटिंग कर्व बना है, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि कंप्रेशन है, और जब हम लोग इरिवर्सिबल में देखते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस बार इरिवर्सिबल का एरिया ज्यादा हो गया, इसीलिए इरिवर्सिबल में ज्यादा वर्क डन हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे मतलब कई बार थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के साथ नहीं दिया जाता है, लेकिन ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज है। मान लीजिए अगर A और B दो सिस्टम्स हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और B और C दो सिस्टम्स हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही होगी या फिर एनर्जी किसी फॉर्म में एक्सचेंज नहीं हो रही होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए दोनों के टेम्परेचर्स बराबर है A और B के, ऐसे ही B और C के टेम्परेचर्स भी बराबर है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि A और C के टेम्परेचर्स भी बराबर होंगे।
आगे हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ यहाँ पर फिजिक्स वाले फर्स्ट लॉ से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्क का कॉन्सेप्ट अलग होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये चीज़ समझते हुए आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन के बराबर है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सिस्टम हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने उसे कुछ हीट दिया और हमने उस पर कुछ काम किया, तो पूरा जो एनर्जी उसको मिला है वो कहाँ जाएगा, वो उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखाता है। आगे हम लोग देखें इंथैल्पी। इंथैल्पी के पहले एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो आइसोथर्मल के केस में 0 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में, या फिर आपने पढ़ा भी होगा गैसियस स्टेट में, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी गैस की वो सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर में ही चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। आप इसे इस फॉर्मूला में डाल दें तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर हीट सप्लाइड होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। मतलब जितनी हीट हमने दी उतना वर्क सिस्टम ने कर दिया, तो नेगेटिव हो गया वो वर्क। अगला है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हीट सप्लाइड 0 है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। आगे है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो हीट सप्लाइड के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है वर्क डन नहीं होता। इसी तरह आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन के बराबर होती है। आइसोबारिक प्रोसेस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था जैसा हमने ऊपर देखा था, तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्मली जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। याद रखने वाली चीज यहाँ ये भी है कि जो हीट सप्लाइड इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस होती है उसे हम QV से डिनोट करते हैं, और हीट सप्लाइड इन एन आइसोबारिक प्रोसेस जो होती है उसे हम QP से डिनोट करते हैं। आगे हम लोग देखें इंथैल्पी पर। तो इंथैल्पी एक नया टाइप का कांस्टेंट है जो हम लोग केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं। ये होता है U प्लस PV। इंथैल्पी का डिफरेंस क्या है इंटरनल एनर्जी से, तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इंथैल्पी वो एनर्जी है जो किसी सिस्टम के एग्जिस्टेंस के कारण उससे एसोसिएटेड होती है। तो इसमें न सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी आ जाती है, बल्कि बाहरी फोर्सेस के कारण उसका डिस्ट्रक्शन अगर हो जाता तो उससे जो एनर्जी निकलती वो भी उसमें इंक्लूडेड होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस PV का भी एक टर्म उसमें जोड़ देते हैं। डेल्टा H QP के बराबर होता है और डेल्टा U QV के बराबर होता है। ये चीज याद रखने वाली है। जैसा हमने देखा था आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान जो हो रहा था वर्क डन वो 0 था, इसीलिए जितनी भी हीट मिल रही थी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कॉज कर रही थी। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान जितना इंटरनल एनर्जी जो बढ़ रही थी उसमें से अगर हम लोग वर्क डन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें QP मिलता है, और वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रख लेनी चाहिए। आगे हम लोग देखें किसी भी रिएक्शन में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसे चेंज इन इंथैल्पी से एसोसिएटेड होती है। तो ऊपर हमने देखा था H इज इक्वल टू U प्लस PV। PV के बदले अगर हम लोग nRT डाल दें तो यहां पर हमें मिल जाता है कि डेल्टा NG इंटू RT, मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में कितना डिफरेंस है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड के बीच में, ये हम यूज कर सकते हैं इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को एसोसिएट करने के लिए। मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में A प्लस B मिलकर, मान लीजिए दोनों गैसेज हैं और ये बना रहे हैं C प्लस D प्लस E, मतलब इससे बनने वाले 3 गैसेज हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में 3 है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जबकि रिएक्टेंट साइड में 2 ही हैं। इनका जो डिफरेंस होगा मतलब 1, वो कहलाएगा डेल्टा NG। उसे हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें रिएक्शन का चेंज इन इंथैल्पी मिल जाएगा, अगर हमें इंटरनल एनर्जी चेंज पता है तो। आगे हम लोग देखें एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। ये कई बार कंफ्यूजन का कारण बन जाता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या होता है डेल्टा H। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक सिस्टम एनर्जी लूज कर दिया तो वहां नेगेटिव हो जाएगा चेंज। एनर्जी लूज कब करता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान। एक सिस्टम एनर्जी ले लिया एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान तो उसका डेल्टा H बढ़ गया, उसको एनर्जी मिली तो उसका डेल्टा H बढ़ गया। इस तरह से अगर आप याद रखने की कोशिश करेंगे इसको तो थोड़ा आसानी होगी आपको। आगे हम लोग देखें हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है।
स्पेसिफिक जोड़ने का मतलब हम लोग उसे पर मोल पर केजी के लिए एसोसिएट कर देते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड नहीं रहता। फिर हीट कैपेसिटी सिंपली कहती है 1 केल्विन का राइज हो एक पूरे सिस्टम के लिए, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहती है 1 ग्राम या 1 मोल के लिए 1 केल्विन का राइज इन टेम्परेचर जितना हीट कॉज करेगा वो होता है हीट कैपेसिटी। यहां पे हमें दिखता है dq इज इक्वल टू mcdt या ncdt। dq यहां पर कितना हीट लगेगा, m यहां पर मास है, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और dt चेंज इन टेम्परेचर है। या वैसे ही यहां पर n मोल नंबर ऑफ मोल्स है, c मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और dt चेंज इन टेम्परेचर है। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट जो हीट हमें स्टेट चेंज कराने के लिए चाहिए होता है, आपने इसे कैलोरीमेट्री में पढ़ा था फिजिक्स में, आपको याद होगा तो, जहां पर हम लोग जनरली क्या करते थे, आइस को वाटर में मिक्स कर देते थे या फिर दो अलग अलग टेम्परेचर के वाटर्स को मिक्स करके जो फाइनल टेम्परेचर आता था उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। सेम चीज हम लोग यहां पर भी करेंगे, हम इस dq वाले टर्म का और इस q इज इक्वल टू ml वाले टर्म का यूज करेंगे। यहां पर L क्या है? तो लेटेंट हीट कैपेसिटी है, ये मेल्टिंग के लिए बॉइलिंग के लिए अलग अलग होती है। आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दिया गया हो तो यहां पर n इंटू मोलर लेटेंट हीट कैपेसिटी के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें गैसेस के लिए कुछ हम और कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं। यहां पर Cp मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो होती है 1/n dH/dt। हमें पता है कि Q इज इक्वल टू NCdt। हमें यह भी पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो Qp होता है वो dH के बराबर होता है। तो बस यहां से हमें क्या मिलता है कि हम dt को नीचे लाएं, n को नीचे लाएं, तो हमें जो Cp मिलेगा वो यही होगा 1/n dH/dt। इस तरह से आप डिराइव भी कर सकते हैं इन सभी चीजों को, लेकिन एक याद रहे दिमाग में तो बेहतर होगा। आगे हम लोग देखें Cp माइनस Cv की जो वैल्यू होती है वो हमेशा R होती है। इसका भी डेरिवेशन काफी इजी है करना, लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूं ये करने के लिए। अगला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कॉन्स्टेंट्स की तरह होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, और उसके बाद भी हम लोग Cp और Cv यहां पर डिफाइन करते हैं उनके थ्रू। सबसे पहले मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3, 0 और 0 होता है। यहां पर ये क्या है? F ट्रांस मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, F रोटेशन मतलब रोटेटरी मोशन के लिए, और F वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेशनल मोशन के लिए। कई बार मॉलिक्यूल्स को आप देखेंगे तो वो अपने ही अंदर वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम को जनरली हम लोग बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते अनलेस आपको दिया हुआ हो कि आपको वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसिडर करना है। आप बेसिकली इन दोनों चीजों पर स्टिक करके रहें तो बेहतर होगा। मोनो एटॉमिक के लिए 3, 0, डायटोमिक के लिए 3, 2, लीनियर के लिए 3, 2 और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अगर है आपके पास तो 3, 3 होता है। यहां पर हम लोग जो Cp डिफाइन करते हैं और Cv डिफाइन करते हैं वो किस तरह से होता है, तो यहां पर मैंने लिखा नहीं है इस चीज को। U होता है F ट्रांस प्लस F रोटेशनल nRT प्लस F वाइब्रेशनल अगर आपको दिया हुआ हो तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमें U पता है क्या होता है। U इज इक्वल टू NCV dt। तो हम बस यहां dt के बदले t भी लगा सकते हैं और उसके बाद हम लोग NN TT को कैंसिल कर देंगे यहां से। तो हमें जो CV मिलेगा वो मिलेगा F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल इंटू R/2। यही चीज यहां पर की हुई है। आप देखें अगर 3, 0, 3, 3/2R, 3, 2, 5, 5/2R, 3, 2, 5, 5/2 और 3, 3, 6, 6/2R। इसके बाद हम लोग Cp कैलकुलेट करने के लिए इसे यूज करते हैं। Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। इसी से हम लोग देख सकते हैं 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 प्लस 1 7/2 और 6/2 प्लस 1 8/2 होता है। यहां पर हमें जो गामा शुरू में मिला था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए उसका डेफिनेशन भी मिलता है। गामा होता क्या है? Cp/Cv। आप देख सकते हैं यहाँ 5/3, 7/5, 7/5 और 8/6 हमें गामा मिलेगा। उसी का यहाँ पर डेसिमल किया हुआ टर्म्स आप देख सकते हैं। गामा आप कोशिश करें कि कुछ मेजर का याद रख लें ताकि आपको अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस दिया हुआ हो और वहां पर आपको मोनोएटॉमिक या डायएटॉमिक जैसी चीजें दी हुई हो तो वहां पर आपको कोई हेल्प की जरूरत ना पड़े, वहां पर डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यही है जो हमने देखा यहां पर कि कैसे हम लोग U को रिलेट कर रहे हैं अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम R, T और नंबर ऑफ मोल से।
यहाँ पर गामा अगर हमें एक मिक्सचर दिया हुआ हो तो उसके लिए भी डिफाइंड है कि अगर हमारे पास N1 मोल्स हों पहले मॉलिक्यूल के, N2 हो दूसरे के, N3 इसी तरह से अगर आगे चलते जाए तो हमें गामा निकालने के लिए N1CP1 N2CP2 करते हुए आगे बढ़ना है और उसको डिवाइड करना है N1CV1 प्लस N2CV2 करते हुए। इसके लिए गामा वाइज भी एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आपके पास गामा 1 गामा 2 दिया हुआ है तो वो आप कोशिश करें न लगाने का, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, उसके बदले आप Cp और Cv के टर्म्स में डिवाइड करके ही उसे कर लें। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ। तो थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो है डेल्टा Cv। ये होता है Cv ऑफ प्रोडक्ट्स के सम माइनस Cv ऑफ रिएक्टेंट्स के सम के बराबर। ऐसे ही डेल्टा Cp भी हम लोग डिफाइन करते हैं रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करते हुए, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हुए। अगला है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी। ये आप देख सकते हैं सिमिलर टाइप के ही फॉर्मूले हैं आज, जहां पर आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसके सभी का सम करते हुए माइनस रिएक्टेंट्स के सभी का सम करते हुए कर देना है, डिफरेंस निकाल देना है। आगे हम लोग देखें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो मेजर चीज थर्मोकेमिस्ट्री में समझने वाली ये है वो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और बाकी इंथैल्पीज के रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें तो वो डेल्टा F नीचे में और H ये इंथैल्पी के चेंज को दिखाता है और ये फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक और मजेदार चीज ये है कि ये जो एलिमेंट्री स्टेट्स होते हैं जो हमें आसपास नेचर में मिलते हैं उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 लिया जाता है। जैसे Br2 लिक्विड, ब्रोमीन का लिक्विड, फ्लोरीन का गैस, क्लोरीन का गैस, कार्बन उसके ग्रेफाइट फॉर्म में, इन सभी का डेल्टा H फॉर्मेशन 0 लिया जाएगा हमेशा। सॉरी। अगला है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम लोग डेल्टा CH से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा नेगेटिव होता है। मतलब हमेशा ही जब भी कंबशन होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, या फिर हमेशा कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। अगला है इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। तो इसे हम अलग अलग फेज चेंजेस के लिए, जैसे फ्यूजन के लिए नीचे हम लोग FUS, वेपराइजेशन के लिए VAP और सब्लिमेशन के लिए SUBL लिखकर यूज करते हैं। अगला है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये डेल्टा AH के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमेशा ही ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगला है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन की इंथैल्पी भी हमेशा पॉजिटिव होती है। आपने इस बारे में पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा होगा, जब हमें आयंस का फॉर्मेशन करना हो किसी भी मॉलिक्यूल से। इसमें एक और चीज याद रखने वाली ये है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ हो तो वहां पर इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हमेशा 0 होगा। मतलब हमें कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को डिसोसिएट करने के लिए आयंस में। आगे हम लोग बढ़े आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम्स को आयंस में चेंज करने के लिए। ये इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में थोड़ा स्पेसिफिकली, किस तरह से आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड बदलता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अगर हम लोग आगे बढ़े तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है इंथैल्पी ऑफ लैटिस, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर की इंथैल्पी, माइनस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब उसे पानी में डालने पर कितना एनर्जी निकल रहा है। यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये है कि इंथैल्पी ऑफ लैटिस या फिर लैटिस इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी और हाइड्रेशन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। किसी भी लैटिस को, किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और पानी में डालने पर हर आयन या हर मॉलिक्यूल या फिर हम लोग कहें हर एटम हमेशा ही एनर्जी रिलीज करेगा। सॉल्यूशन को सॉल्युबल होने के लिए लैटिस इंथैल्पी को कम होना पड़ेगा हाइड्रेशन से, और नॉट सॉल्युबल होने के लिए लैटिस इंथैल्पी को ज्यादा होना पड़ेगा। ये हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस कोशिश करती है कि अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करे। मतलब अगर एनर्जी के रिलीज वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा तो वहां पर वो प्रोसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए सॉल्युबल होने के चांसेस बढ़ाने के लिए हमें जो एक्सोथर्मिक वाला नेगेटिव इंथैल्पी चेंज वाला पार्ट है उसे फोकस देना पड़ेगा, उसे बढ़ावा देना पड़ेगा। आगे हम लोग देखें इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो जो न्यूट्रलाइज होते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव होती है हमेशा, और ये -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल के बराबर होता है। आप इस वैल्यू को भी याद रख सकते हैं। कई बार कुछ जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये वैल्यू नहीं दी होती है, आपको याद रखना बेहतर पड़ेगा।
आगे हम लोग देखें बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये मान लीजिए कहीं नाइट्रोजन के ही केस में हम लोग देख लें तो यहाँ 3 बॉन्ड्स हैं, इन तीनों बॉन्ड्स की जो स्पेसिफिक अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पीज हैं उन्हें ऐड करके एवरेज निकालना पड़ता है और तब हमें जाकर एक की बॉन्ड एंथैल्पी मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पहला बॉन्ड तोड़ने में, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड्स हैं उसमें उन तीनों को तोड़कर जो एवरेज निकलेगा उसे ही हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे उस बॉन्ड के लिए। आगे हम लोग एक और टर्म डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। हमने ऊपर देखा था किस तरह से एंथैल्पी उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड था, यहाँ पर एंट्रोपी उस चीज के रैंडमनेस से रिलेटेड है। एंट्रोपी की एक फॉर्मूला ये होती है, इसे आप याद नहीं भी कर सकते, एक मतलब बेसिक फॉर्मूला होता है एंट्रोपी निकालने का, जहाँ पे जो ओमेगा है वो नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी फाउंड है, मतलब कितनी तरह से उसके सिस्टम को पाया जा सकता है किसी भी स्पेस के अंदर। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है और एक एक्सट्रिंसिक फंक्शन है। चेंज इन एंट्रोपी किस तरह से डिफाइन होती है? तो वो कितना रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान हीट गया है या आया है डिवाइडेड बाय वो हीट किस टेम्परेचर पर गया या आया है। ये वाला डेफिनेशन आपको याद रखना है। इसे ही एवरेज फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, चेंज इन जो एंट्रोपी होगी वो Q रिवर्सिबल बाय T के बराबर होगी। हम लोग एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एक और तरह से डिफाइन करते हैं, NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V1। अगर मान लीजिए हमें इनिशियल स्टेट दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर और वॉल्यूम मिले हुए है, और फाइनल स्टेट दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम V2 दिया हुआ है, तो इस केस में हम लोग किस तरह से एंट्रोपी का चेंज निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से आता है। इसी तरह से अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ हो तो वो किस तरह से निकालना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अगर हम लोग एंट्रोपी चेंज डिफाइन करें तो वो होता है MC ln T2 by T1। ये भी आप याद रख सकते हैं, वैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। आगे हम लोग देखें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने काफी डिटेल में फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां पर कार्नोट साइकिल और इंजन वगैरह के हम लोग बात करते हैं। रेफ्रिजरेशन की भी बात वहां पर थोड़ी थोड़ी होती है। यहाँ पर जो मेजर चीज याद रखने वाली वो ये है कि कार्नोट इंजन में जो एफिशिएंसी होती है सॉरी, वो 1 - Q2 by Q1 या फिर 1 - T2 by T1 से डिफाइन होती है। आगे हम लोग देखें थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ कहता है एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इन इज 0 एट 0 केल्विन। मतलब अगर 0 केल्विन पर किसी भी सॉलिड की हम लोग एंट्रोपी नापना चाहें तो वो 0 होती है। ये चीज आपको फिजिक्स में शायद नहीं पढ़ाई गई होगी, ये केमिस्ट्री में ही ज्यादा काम की है। अगला है गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी भी एक नया हम कह सकते हैं टर्म है जो हम लोग डिफाइन करते हैं थोड़ी अपनी सहूलियत के लिए। गिब्स एनर्जी क्या बोलता है कि गिब्स एनर्जी पहले इक्वल किसके होता है? तो वो चेंज इन एंथैल्पी माइनस T डेल्टा S, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर को उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो सिस्टम की गिब्स एनर्जी चेंज होती है वो 0 से छोटी होती है। इसके लिए हम लोग एक और चीज करते हैं कि गिब्स एनर्जी होता क्या है कि गिब्स एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो कि किसी यूजफुल वर्क में लाया जा सके। मतलब मान लीजिए कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी है, तो पानी गिर रहा है किसी हाइट से, उससे एक टरबाइन घूम रहा है, उस प्रोसेस के बाद कितनी एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उस जो एनर्जी का वो जो पार्ट होगा उसे गिब्स एनर्जी कहेंगे। यहां पर वही चीज लिखा गया है कि किसी भी सिस्टम की अगर गिब्स एनर्जी 0 से छोटी होती है तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब उसका होना तय है। इसको हम लोग इस तरह से भी कहते हैं कि अगर पूरे उस सिस्टम की जो टोटल एंट्रोपी होती है वो 0 से बड़ी होती है तो वहां पर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाता है। सिस्टम की जो गिब्स एनर्जी होती है वो -T टोटल एंट्रोपी चेंज के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम पर जो सिस्टम का गिब्स एनर्जी चेंज होता है वो 0 के बराबर होता है। आप इसे इस तरह इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ये चीज आप इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डेल्टा G0 माइनस RT ln KP के बराबर होता है, जहां पर KP इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होता है उसके बराबर है। आगे हम लोग देखें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी फिजिक्स में ही ज्यादा काम आता है। केमिस्ट्री में आपको बस मेजर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमें PVX के फॉर्म में कोई भी प्रोसेस के बारे में दिया हुआ हो तो यहाँ पर इसकी जो
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स के बराबर होगी, जबकि वर्क डन जो उसमें होगा NR x माइनस वन T2 माइनस T1, जैसा हमने एडियाबेटिक में भी देखा था उसी तरह से यहाँ वर्क डन डिफाइन होगा, और इसे 1 बाई एक्स P2 V2 माइनस P1 V1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।